तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इसके बारे में जानेंगे। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, नॉन रेजिडेंट क्या होता है और इसी तरह के टॉपिक्स। देखो, नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। तो न्यूमेरिकल वैसे फॉर्म में जो हमने पार्ट फर्स्ट में किया है, NNPFC जो होता है ना, वो होती है नेशनल इनकम। ठीक है, NNPFC। और डोमेस्टिक इनकम, यानी डोमेस्टिक इनकम होती है घरेलू आय, वो होती है NDPFC। ठीक है। तो देखो, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है हमारे देश में जितने भी निवासी हैं, जितने भी हमारे देश के सामान्य निवासी हैं। अब सामान्य निवासी क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। सामान्य निवासी नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे गैर निवासी। अब देखो, एक व्यक्ति जो 1 साल से अधिक, 1 ईयर से अधिक, 1 वर्ष से अधिक उसमें रह रहा है देश में, और देश की आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसमें इंटरेस्ट है उसका, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करता है। आर्थिक रुचि कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे इकोनॉमिक, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब वो देश में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इनमें पार्टिसिपेट करता है। यानी वो इस देश में उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है और निवेश भी करता है। उत्पादन, प्रोडक्शन, उपभोग, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, निवेश, तो वो माना जाएगा हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट। और नॉन रेजिडेंट कौन माना जाएगा? एक व्यक्ति है जो हमारे देश में भी नहीं रह रहा है, हमारे देश में आर्थिक निवेश मतलब आर्थिक गतिविधि है, यानी आर्थिक रुचियों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और आर्थिक रुचि उसकी नहीं है, और वो जो है बाहर विदेशों के उसमें रहता है। उसके देखो, उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक इंटरेस्ट में, और वो 1 साल से कम के लिए रह रहा है या लेस देन 1 ईयर। ठीक है। अच्छा, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। मान लो हमारे देश का एक व्यक्ति है जो विदेशों की जो एम्बेसी होती है ना, फॉरेन एम्बेसी है, लेकिन वो हमारे देश में है, इंडिया में। फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है, जैसे मान लो अमेरिका की एम्बेसी इंडिया में है, उसमें कोई इंडियन काम कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा हमारे देश का। जबकि मान लो एक फॉरेनर है, एक कनाडा का आदमी है, जो हमारी कनाडा में एक एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी है कनाडा में, तो कनाडा में का आदमी उसमें काम कर रहा है, तो वो हमारा देश का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कनाडा का है और कनाडा में इंडियन एम्बेसी में काम कर रहा है, लेकिन है वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। इंडिया का ऑर्डिनरी या नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। और जो इंडियन एम्बेसडर है, अगर हमने अपने देश का इंडियन एक एम्बेसडर बना के कहीं अमेरिका, यूके वगैरह में भेज दिया है, वो भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट ही है। वो अपने काम के लिए वहाँ गया है, मतलब इंडियन राजदूत बन के गया है। हिंदी में देख लो, भारतीय राजदूत बनकर गया। और अगर बाहर का कोई एम्बेसडर है, वो बाहर का, मान लो यूके का एक एम्बेसडर है, वो इंडिया में आके रहता है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? नहीं, वो चाहे कितना भी टाइम रहे, वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो बाहर का है माना जाएगा, जिस देश का वो है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल अपने चिकित्सा के लिए या फिर अपनी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए या फिर अपनी एजुकेशन के लिए यहाँ आता है, एजुकेशन के लिए, हिंदी में बोलेंगे चिकित्सा के लिए या फिर शिक्षा के लिए, तो वो भी हमारे देश का वो नहीं, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट ही माना जाएगा। ठीक है। तो देखो, अब हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन समझ सकते हैं कि नेशनल इनकम का क्या मतलब क्या है। जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट है, सामान्य निवासी हैं, नॉर्मल रेजिडेंट है, जो इनकम है उसका टोटल, इनकम का टोटल। ठीक है। और इनकम भी कौन सी? फैक्टर इनकम। ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? कारक आय। ठीक है, कारक आय। देखो, अब ये कारक आय क्या होती है, जैसे कि अभी पिछली वीडियोज़ में बताया है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी तो उत्पादन के जो कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो इनको जो उनकी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, देखो, फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर है, जो कारक है, उसे अपनी सर्विस देने के बदले जो इनकम मिलती है उसे बोलते हैं हम फैक्टर इनकम, यानी कारक आय। आपने अगर कुछ नहीं किया तो आपको जो पैसे मिलेंगे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम। क्या कहते हैं? एक मिनट यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? हस्तांतरण आय।
तो जैसे पहले बताया जा चुका है, जैसे आपको किसी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, जितने भी ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो जिसके बदले से गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है या फिर जिसके बदले कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही, उसे बोलते हैं हम ट्रांसफ़र इनकम, हस्तांतरण आय। तो वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगी। नेशनल इनकम में काउंट होगी फैक्टर इनकम, जिसके बदले कोई सर्विस कुछ दिया जा रहा है। तो जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इस सर्विसेज के बदले इनको इनका जो है इनकी इनकम मिलती है। जैसे लैंड को मिलता है रेंट, और लेबर को मिलती है वेजेस एंड सैलरी, और कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलता है प्रॉफिट। तो ये जो है यही होती है फैक्टर इनकम, इसी को बोलते हैं कारक आय। जब इनको हम जोड़ लेंगे तो इसी का जो टोटल होता है, सम टोटल, यही होती है नेशनल इनकम। ये सब तो आपको समझाने के लिए था। अब डेफिनेशन समझ लो। इट इज़ दी सम टोटल इनकम्स अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स of a country during an accounting year. It is the sum total of factor incomes earned by normal residents of a country during an accounting year. अब नॉर्मल रेजिडेंस आपको पता ही है, ठीक है। एक बार और देख सकते हो डेफिनेशन क्या है, पोज करके देख लो। इसके बाद देखो डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम बहुत सिंपल है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है जो एक देश की टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। तो देखो जो देश है ना, एक उसकी देश की जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, उसके अंदर जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसे बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम, जो भी टेरिटरी के अंदर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जोग्राफिकल टेरिटरी की बात नहीं होती है, नहीं, यहाँ पर जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं, इकोनॉमिक टेरिटरी की बात होती है। किसकी? इकोनॉमिक, देखो इकोनॉमिक टेरिटरी यानी आर्थिक टेरिटरी, आर्थिक जो है टेरिटरी, जो आर्थिक सीमा की बात होती है, ठीक है। कैसे? जैसे एक बार मान लो इंडिया की एक एम्बेसी है जो कि मान लीजिए ईरान में है इंडिया की एम्बेसी। तो ये जो एम्बेसी है ना, इसमें जो इंडियंस काम कर रहे हैं, उनकी जो इनकम होगी वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम यानी डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। क्यों? क्योंकि जो एम्बेसी होती है ना, वो इकोनॉमिक टेरिटरी में मानी जाती है। या ऐसे एग्जांपल ले लो कि अमेरिका की एक एम्बेसी है, किसकी? यूएसए की, इंडिया में। तो उसमें जो इनकम जनरेट हो रही होगी वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम नहीं मानी जाएगी, वो अमेरिका की डोमेस्टिक इनकम मानी जाएगी। क्योंकि जो एम्बेसी होती है ना, वो उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है। अब देखो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब समझ आएगा। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज़ दी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स generated within the domestic territory of a country during an accounting year। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार हिंदी में भी लिखते हैं इसकी। यह एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में सृजित यानी जनरेटेड सृजित कारक आय का कुल जोड़ है, ठीक है, कारक आय का कुल जोड़ है। अब वो भले ही किसी ने भी कमाई हो, भले ही या गैर निवासी द्वारा सृजित हो, कोई भी इसको, किसी ने भी इसका सृजन किया हो या जनरेट किया हो, ठीक है। इसमें भी लिख देते हैं ये वाली लाइन कि नो मैटर हु जनरेट दिस, अब देखो जैसे कि डेफिनेशन से पता लग रहा है कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम जनरेट हो रही है। अब भले ही वही कोई गैर निवासी कर रहा है या हमारे देश का निवासी, सामान्य निवासी कर रहा है, यानी नॉर्मल रेजिडेंट कर रहा है या फिर नॉन रेजिडेंट कर रहा है, इससे कोई मैटर नहीं है। बट जो भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रही है वो डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए अगर कोई एक इंडिया का व्यक्ति है, ठीक है, इंडिया का व्यक्ति है और वो जो है अफ़गानिस्तान में जॉब कर रहा है, तो बताइए जो इसने इनकम जनरेट की, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी?
क्या वो हमारे देश की घरेलू इनकम में काउंट होगी? येस और नो? नहीं, क्योंकि वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर नहीं है। लेकिन क्या वो हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी, राष्ट्रीय आय में? यस, क्योंकि वो हमारे देश का सामान्य निवासी है, जो कि अफगानिस्तान में मतलब वो परमानेंटली नहीं रह रहा, बीच बीच में जाके 4-6 महीने जॉब करके पैसा कमाता है, तो वो हमारे देश का सामान्य निवासी है, तो ये हमारे देश की राष्ट्रीय आय में काउंट होगी। दूसरा एग्जाम्पल, हमारे देश में एक एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी है मान लीजिए, ठीक। उसमें एक इंडियन काम कर रहा है। कौन कर रहा है? एक इंडियन बॉय काम कर रहा है। तो वो जो इंडियन बॉय काम कर रहा है उसकी इनकम क्या हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी, घरेलू आय में? येस और नो? नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो जो पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तो वो इंडिया में, लेकिन क्योंकि एम्बेसी उसी देश की टेरिटरी मानी जाती है, हमारे देश की नहीं, तो वो हमारे देश की इनकम में काउंट नहीं होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, क्या ये हमारे देश के नेशनल इनकम में काउंट होगा, राष्ट्रीय आय में? राष्ट्रीय आय में होगा, यस। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, क्लियर? तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो, अगर हमारे देश का कोई एयर इंडिया या कोई फ़्लाइट है, तो वो अगर किसी दो देशों के बीच फ़्लाइट कर रही है, जैसे ये हमारी उज्बेकिस्तान से कोई हमारी उज्बेकिस्तान तक फ़्लाइट जा रही है, तो ये जो प्लेन है ये भी हमारा टेरिटरी में आएगा, इसमें जो जा रहा है। प्लस इंडियन ओशियन जो है, हिंद महासागर, इसमें जो है ये भी हमारी टेरिटरी आता है, और इसमें जो मछुआरे हैं जो भी इसमें कमा रहे हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में आएगा, क्योंकि जो देश होता है उसकी सीमा से जो लगे हुए कुछ एरिया होता है, कुछ किलोमीटर तक की रेंज का, वो भी उस देश की सीमा में घरेलू डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। तो यस, इस समुंदर में जो भी कुछ होगा सी में या ओशियन में, तो वो इंडियन का ही होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। चौथा पॉइंट, अगर मान लीजिए एक रशिया का आदमी था, वो इंडिया आ गया, ठीक, इंडिया उसे बहुत अच्छा लगा, 1 साल से ज़्यादा उसे यहाँ पर रहते हुए हो गया है, ठीक है, और अब उसने यहाँ पर ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी चालू कर दी हैं, अपना बिजनेस, तो उसने जो पैसा कमाया, उसकी जो इनकम है, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में आएगी? यस, क्योंकि वो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर है, पहली बात तो यही है। दूसरा, क्या वो हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी, नेशनल इनकम में? यस, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और हमारे देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट बन चुका है। ठीक, एक और पॉइंट, हमारे देश में एक अमेरिका की यूएसए का बैंक है, यूएसए का बैंक है, उसकी ब्रांच है, उसमें एक इंडियन पर्सन काम कर रहा है, एक इंडियन व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, उसकी जो सैलरी आती है, इनकम आती है, सैलरी आती है, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? येस और नो? येस और नो? तो देखो, ये डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट होगी, येस, क्योंकि ये जो बैंक की ब्रांच है ये हमारी बाउंड्री में आ रही है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में, यानी हमारी घरेलू सीमा में। तो दूसरा क्वेश्चन, क्या इस व्यक्ति की जो इंडियन है हमारा, ये इसकी जो इनकम आ रही है, क्या नेशनल इनकम में काउंट होगी हमारे देश की राष्ट्रीय आय में? येस, क्योंकि ये हमारे देश का निवासी है, ऑब्वियसली हमारे देश की राष्ट्रीय आय में भी शामिल होगी। फिफ्थ पॉइंट, अगर मान लीजिए एक इंडिया की जो एसबीआई ब्रांच है, उसने ओमन में या सऊदी अरब में, मान लो सऊदी अरब में एक ब्रांच खोली, ठीक, उस ब्रांच में एक सऊदी अरब का व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, सऊदी अरब का व्यक्ति काम कर रहा है, तो उसको जो सैलरी मिल रही है, क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? नहीं, क्योंकि वो हमारे देश की टेरिटरी में ही नहीं है। क्या हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी? नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट, सामान्य निवासी ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया ने हमारे देश में रशिया ने अपने कुछ एक्सपर्ट्स भेजे, ठीक, एक्सपर्ट्स भेजे, टेक्निकल एक्सपर्ट, लेकिन वो 1 साल से कम ही रहेंगे यहाँ पर, और उनको यहाँ पर सैलरी दी जा रही है, तो क्या वो सैलरी हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं। लेकिन क्या वो हमारे देश की डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि हमारे देश में इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है। एक नेक्स्ट पॉइंट और, मान लो इंडिया के कुछ एक फैमिली थी,
वो जो है किस में, ईरान में जाके बस गई, ईरान कंट्री में, ठीक है। अब वो ईरान में जाकर रह रहे हैं और हमारे देश के सिटीज़न तो हैं, क्या हैं हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के नागरिक हैं वो, लेकिन हमारे देश से गए हुए उन्हें 1 साल से बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो हमारे देश में नहीं रहते हैं और उनको कोई सैलरी मिल रही है, तो वो जो सैलरी है क्या वो हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अब वो हमारे देश के सामान्य निवासी, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं, वो हमारे देश के नागरिक तो हैं लेकिन सामान्य निवासी नहीं हैं। हमें नेशनल इनकम में सामान्य निवासियों की इनकम लेनी होती है, क्योंकि वो बहुत दिन मतलब गए हुए हैं, वो एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, बाहर रहते हैं, तो हमारे देश के सामान्य निवासी नहीं हैं, हमारे देश की नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो। अब देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि एनडीपीएफसी होता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम होता है आपका एनएनपीएफसी। तो अगर मान लो आपको नेशनल इनकम दे रखी है और आपको डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, ये 1 मिनट, तो देखो ये नेशनल इनकम है और ये डोमेस्टिक इनकम है। और अगर आपको नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस जानना है तो देखो ये एन सेम है, पी सेम है, एफ सी सेम है। पार्ट फर्स्ट जरूर देखना अगर आपको अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है तो। ये नेशनल है, डोमेस्टिक है, नेशनल बड़ा है, बड़े को छोटा करने के लिए माइनस क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब देखो यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये है इन दोनों का डिफरेंस। तो ध्यान रखना ये जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यही इन दोनों डोमेस्टिक इनकम का और नेशनल इनकम का डिफरेंस है। अब देखो एक और चीज़ एग्जांपल से समझो। अगर मान लो आपकी नेशनल इनकम आ रही है 400 और आपने विदेशों से शुद्ध साधन आय यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कमाया है 20, तो डोमेस्टिक इनकम कितनी हुई? 380। इसी तरह अगर मान लो आपकी डोमेस्टिक इनकम है 400 और आपने विदेशों से कमाया है, वो आपकी जो नेशनल इनकम है वो है 450, तो आपका मान लो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना आएगा? कैसे निकालेंगे इसे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 450 माइनस 400, तो आपका जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाएगा 50। तो इस तरीके से भी इसे आगे पीछे करके आप कर सकते हो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीएनपी। अभी एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन आप एक बार समझ लो। देखो जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारा जीएनपी। ठीक, अब बात हो रही है जीएनपी यानी हमारे देश में कितनी इनकम जनरेट हुई रेजिडेंट और प्लस हमारे जो रेजिडेंट हैं नॉर्मल रेजिडेंट, उन्होंने कितनी इनकम कमाई। मान लीजिए 500 है, तो अब बात ये आ रही है कि क्या जीएनपी को एक अच्छा इंडिकेटर मानना चाहिए हमारे देश में या किसी भी देश को। अब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी देश की जीएनपी आती है, जीडीपी आती है, वो तो हम अगर मानते हैं जीएनपी बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि भाई वेलफेयर हो रहा है। लेकिन क्या अगर उस देश में पॉल्यूशन हो रहा हो, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा हो, जो रिसोर्सेस हैं जो भावी पीढ़ी के लिए भी ज़रूरी हैं वो भी, उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा, यूज़ बढ़ रहा होगा, यानी फ्यूचर में जो फ्यूचर कैपेसिटी ऑफ रिसोर्स क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो क्या हम जीएनपी के बढ़ने को वेलफेयर मान लें? अगर हम ऐसा करेंगे तो हमने पॉल्यूशन का और रिसोर्सेज के लिए तो कोई हमने मेजर्स रखे ही नहीं। तो ये ग्रीन जीएनपी कॉन्सेप्ट यह कहता है कि जब हम जीएनपी को एक इंडिकेटर मानते हैं देश की ग्रोथ का, तो जीएनपी में हमें ये पॉल्यूशन और रिसोर्सेज का कितना यूज़ हो रहा है इसको भी काउंट करना चाहिए। यानी जब हम अपनी दोनों स्थितियाँ यानी पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंटल का जो पोल्यूशन हो रहा है और नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, जब रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है तो अगर हम इन दोनों को अकाउंट करते हैं, ध्यान रखते हैं, तभी हम जीएनपी को ग्रीन जीएनपी कह सकते हैं। ये एक अवधारणा है जो आजकल प्रचलित है और इसका ज़ोर शोर से मतलब इसका वो कर रहे हैं कि भाई लोगों को मतलब कंट्रीज़ को जीएनपी में अपने पॉल्यूशन की जो कॉस्ट है, जो हम कॉस्ट चुका रहे हैं या लागत हम चुकाने वाले हैं फ्यूचर में, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उसको पॉल्यूशन मिलेगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मिलेगा, है ना, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मिलेगा और जो है उन्हें नेचुरल रिसोर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। तो इसकी जो लागत है अगर इसको भी हम काउंट करें जीएनपी में, तब हम कह सकते हैं जो जीएनपी आएगी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स या फिर जो भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा वो ग्रीन जीडीपी जीएनपी कहलाएगा।
तो नेशनल इनकम से रिलेटेड जो जितनी भी थ्योरी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इंट्रोडक्शन की आएगी, जिसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशंस और कुछ इस तरह की चीज़ें